नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दिल्ली की राजनीति किस तरीके से तख्ता पलट हुई और तख्ता पलट के बाद लोगों के जो कयास हैं वो मजबूत होते चले गए। कारण कि सत्ता को प्राप्त करने के लिए, सत्ता को हासिल करने के लिए वादे बहुत होते हैं। वादे, जहां एक तरफ रेवड़ी बांटने की बात लगातार विपक्ष सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा था कि ये फ्री की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। अंततः जैसे ही चुनाव आए तो ये रेवड़ियां भाजपा के द्वारा भी बांटनी या उनके बांटने के वादे स्टार्ट हो गए। अब बात यह आती है कि सत्ता तो हासिल हो गई है, तो क्या सत्ता हासिल होने के बाद इस सत्ता पे काबिज होने के बाद जो जनता के प्रति किए गए वादे हैं और जनता के जो विश्वास और आशा है उस पर फलीभूत उतरेगी? और दूसरी बात कि क्या भाजपा की राह अब दिल्ली सरकार को चलाने के लिए आसान होगी? क्योंकि इनके तो आरोप ये है कि कई हजार करोड़, देखिए हजार लाख करोड़, बस हमने तो ये राजनीति में ही सुना है और इन्हीं में ही सुनते आए हैं। नहीं तो ना तो किसी ने करोड़ कभी देखे होंगे आम आदमी ने, और ना ही कभी इतना बड़ा सपना सजा पाता है। लेकिन राजनीति में एक आदमी को बोलो 1000 करोड़ का घोटाला तो भी उसको उतना ही महसूस होता है, उसे बोलो 1 लाख करोड़ का घोटाला तो भी उसे उतना ही महसूस होता है। वो उस लाख और हजार में फर्क कर ही नहीं पाता, क्योंकि उसे तो बस ऐसा महसूस होने लगा कि न जाने कितना है और कब होगा और कैसे होगा। बस वो अपना लगातार टैक्स का पैसा इसी तरीके से बर्बाद अपनी आंखों के सामने होता देख रहा है और लगातार देख रहा है। मेरे साथ है अजय चौधरी जी, बेबाक बोलते हैं और लगातार कंट्रोवर्सी में रहते हैं, और मैं इनकी पोस्ट को लगातार देखता हूं और मुझे लगता है कि साहब भाजपा के सपोर्टर होने के बाद भाजपा के नेताओं को किस अंदाज में बोल देते हैं, वह अपने में बड़ा ही अलग और अलग मिजाज कहा जाता है। और आज मेरे साथ सबसे पहले स्वागत है सर आपका, धन्यवाद। और देखिए कुछ पोस्ट मेरे पास है और एक एक करके पोस्ट लूंगा और उनसे बात करूंगा। पहली पोस्ट है कि मनोज तिवारी तैयारी करेंगे बिहार के चुनावों की। बिहार में नवंबर 2025 तक विधानसभा के चुनाव है। ब्रांड एम्बेसडर वैसे वो तो ये तो है ही कि चाहे वो चुनाव यहाँ का हो, चाहे चुनाव राजस्थान का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे कहीं का भी हो, वो जाते हैं और प्रचार करते हैं। इसमें नई बात क्या होगी दिल्ली के लिए? मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या था कि 11 जनवरी 2011 का वाक्य मैं बताऊंगा। 11 जनवरी 2011, बहुत पीछे ले जा रहा हूँ मैं आपको। तो एक पतला सा दुबला सा लड़का आया रामदेव जी के पास और रामदेव जी से किरण बेदी जी के द्वारा बात हुई। उसका नाम था, पतला सा दुबला सा काला सा लड़का, उसका नाम था अरविंद केजरीवाल। हमने भी देखा तो उसने कहा मैं शीला दीक्षित के 250 पन्नों का डोजियर है, 250 पन्नों की फाइल है, वो मैं जग जाहिर करना चाहता हूँ। तो रामदेव जी के साथ हम जुड़े हुए थे, योग वगैरह कराते थे, उनकी टीम में थे। तो हमारी पूरी टीम वहां लगी और लगने के बाद जब हमने उसको सुना हमें भी अच्छा लगा कि राजनीति बदलेगा। शीला दीक्षित के खिलाफ उसने इतने आरोप प्रत्यारोप लगाए। अच्छा, तो आप भी आम आदमी के सपोर्टर हैं? नहीं, मैं रामदेव जी के साथ हमने योगा किया है, योगा के साथ थे। तो आम आदमी तो था ही नहीं जब तो हम सभी खास और आम थे, जब तो कुछ ऐसा था ही नहीं। मैं 2011 की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद क्या होता है कि इसने दिया हमें, उस समय दिखा ये बंदा है, ये कुछ कर रहा है। तो उसी दौरान क्या हुआ कि अन्ना ने कहा कि मैं इस मुहिम को आगे चलाने के लिए रामलीला मैदान में जाऊंगा। अन्ना एक तख्त लेके बैठ गए, उसमें 50 आदमी थे। धीरे धीरे वो कारवां बढ़ता चला गया, किसी को इतना पता ही नहीं था। उसमें जिनको आम और खास को आना था वो आम और खास आ गए। उससे रामदेव जी को कहीं लगा कि मेरा प्लेटफॉर्म इन्होंने छीन लिया, शशि भूषण प्रशांत भूषण ने। तो उसको देखते हुए रामदेव ने अपना आंदोलन शुरू किया जुलाई में 2011 में। उसको कि भी मेरी सत्ता छिन रही, जो मैं कर रहा था वो कहीं से हट रहा। और रामदेव जी के आंदोलन को फ्लॉप कर दिया कांग्रेस ने, वो आपने सब कुछ जग जाहिर है। उसी दौरान हमारा एक मित्र जिसका नाम मनोज तिवारी जी थे वो हमें मिले। तो उनको प्लेटफॉर्म पे जाना था, गाना गाना था। एक मजे की बात बताऊं, मैं इनको सुनता था। वो एज ए एक्टर भी थे, एक्टर के साथ साथ मैं इनको सुनता भी था। सुनते हुए मैंने कहा अरे मनोज भाई, उस समय ये बिग बॉस में भी आया था। एक आश्चर्य, कल भी मैंने देखा कि बिग बॉस का सलमान खान कल उनके इशारों पे नाच रहा है और ये कभी बिग बॉस के इशारे पे नाचे। सन 2011 में देखिए, मैं
मैं बिल्कुल आपको, आप चेक कर सकते हैं फैक्ट। तो सत्ता पलटती है, समय पलटता है, तो ऐसे ही होता है। ये व्यक्ति वो था जो योगी के सामने 2 बार हारा सपा के इलेक्शन चुनाव में, सपा से टिकट लेकर, परंतु फिर रामदेव जी के साथ जुड़ के फिर दिल्ली में भी खोजा गया एक पूर्वांचली चेहरा। वो देखिए, मैं टिप्पणी पर एक विराम ही दूंगा कि टिप्पणी पर इनका व्यक्तिगत विचार है। हम किसी भी व्यक्तित्व के ऊपर की गई टिप्पणी के लिए चैनल किसी भी तरह की सपोर्ट नहीं करता है। नहीं, टिप्पणी नहीं है तो रियल है। तो जब हमें पता चला, हमने इनका बहुत साथ दिया, बहुत अच्छा व्यक्ति था ये, और इससे पता चला कि इसने सभी पूर्वांचलियों को बांध भी लिया। उसके बांधने के साथ साथ अब नवंबर 2025 के अंदर जो है इलेक्शन होने हैं बिहार में, और बिहार में बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनको देनी भी चाहिए, और ये वहाँ के हैं भी और इनको करना भी चाहिए वहाँ पर, क्योंकि बिहार हमारी एक बहुत बिहार भगाने की बातें तो नहीं कर रहे आपकी भाई, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं देंगे, क्योंकि आपने डाला कि सीएम नहीं बनेंगे ये, क्योंकि बात बिल्कुल नहीं बनेंगे। कहीं ना कहीं बात, देखो एक और बात आई है कि एक और पोस्ट मैंने देखी, मनोज तिवारी नहीं बनेंगे दिल्ली के सीएम। मनोज तिवारी 2025 में विधानसभा के चुनावों की करेंगे तैयारी। अब आप इनको सीएम नहीं बनते देखना चाहते हो या बिहार में इनको एक बड़ा पद देने वाला चाहते हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं है कि मन की बात तो ये है कि सीएम ना बने और उसको इस अंदाज में कहा जाए कि भाई आप तो बिहार से। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप ये देखिए दिल्ली किसकी है, पहले तो ये देखिए दिल्ली में जो 11 के करीब, दिल्ली क्या पूर्वांचलियों की नहीं है? दिल्ली किसकी है मैंने कहा है। अच्छा। मैंने दिल्ली कहा है कि सीटिंग वाले की। आपने बहुत बढ़िया बात की थी कि पूर्वांचल सबकी है दिल्ली। दिल्ली उसकी है जो दिल्ली के अंदर है, एट प्रेजेंट है, पुराना है। अब बिहार क्या मेरा नहीं है? बिहार मेरा भी है। क्या बिहार मेरा नहीं है? परंतु बिहार का मतलब ये है कि बिहार की अच्छी पकड़ हमारे मनोज तिवारी जी की है। मनोज तिवारी जी वहाँ जितना अच्छा खेला कर सकते हैं, उनसे अच्छा कोई खेला नहीं करेगा। और नहीं, मैंने एक और पोस्ट मैंने इनकी देखी, ऊपर आपने लिखा है कि अजय चौधरी की भविष्यवाणी, अपना नंबर दिया है आपने, और प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, विजेंद्र सचदेवा और मनोज तिवारी पे आपने कांटा लगा दिया। मनोज तिवारी पे कांटा इसलिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सीखा, मनोज तिवारी पे मैंने कांटा इसलिए लगाया कि ये नहीं बनेंगे सीएम, और सचदेवा वगैरह को इसलिए कहा है कि बहुत दिनों से दिल्ली में वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मनोज तिवारी कल तो आए हैं, कल से बोले तो अब से पहले सपा में थे। क्या आप नहीं मान सकते कि ये 2 बार योगी राज के सामने हारे हैं? तो जो ये तो पार्टी भी तो देखती है इस चीज को, पार्टी भी देखती है। हाँ, ये बिहार समय दिल्ली अध्यक्ष रहे वैसे, हाँ रहे। उस समय क्या हुआ? उस समय इनके पूरे चांस थे, पर वो चांस अपना खो चुके हैं। जिस व्यक्ति ने फाइट लड़ी, देखिए बीजेपी की सरकार ने, बीजेपी के जो चुनिंदा लोग हैं उन्होंने पहले दिखा दिया कि तुम्हें हम सांसद का टिकट नहीं देंगे। लोगों ने सोचा कि प्रवेश वर्मा को सांसद क्यों हटाएगा, परंतु एक रणनीति थी। इस रणनीति के तहत उन्हें समझाया गया कि आप दिल्ली संभालोगे, हम दिल्ली में आपको विधायी की लड़ाई। इस रणनीति में विदुड़ी जी हार गए हैं। विदुड़ी जी की, देखिए विदुड़ी जी को रणनीति करना आसान है, उसको काबिज हो जाना, सत्ता हासिल कर लेना मुश्किल होता है। अच्छे, देखिए विदुड़ी जी पीछे से भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अभी बहुत पद है बीजेपी के अंदर, ऐसी बात नहीं है। नहीं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, सत्ता आई जरूर है, लेकिन सत्ता में घमंड लग रहा है मुझे तो, क्योंकि कि भाई रणनीति बनाई गई थी, सांसदों के टिकट इसलिए काट लिए गए क्योंकि दिग्गजों के सामने उनको खड़ा करना था। जी यही कहना चाह रहे हैं ना, हमें भी लगा था, हमें भी ऐसा लगा था। लेकिन इस दिग्गज के सामने खड़ा करने से कितना बड़ा रिस्क उसके राजनीतिक कैरियर को दिया गया कि आज विदुड़ी जी जो सांसद से विधायकी चुनाव लड़ने के बाद विधायकी हार गए, तो उनका तो एक तरह से नामो निशान मिट गया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है हम मनोज तिवारी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे, वो सीटिंग खाली हो जाएगी तो उन्हें फिर से सांसद बनवा देंगे विदुड़ी जी को दिल्ली का। बट कयास लगाए तो कयास ऐसे भी तो है कि मनोज तिवारी जी करो तैयारी, मनोज तिवारी जी चलो बिहार की करो तैयारी, बनो वहां के सीएम। और आपको बिहार से ज्यादा लगाव हो रहा है या दिल्ली को कोई बचाने की तैयारी? संगठित करने का लगाव हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है दिल्ली को बचाना चाह रहा हूँ मनोज तिवारी से, कह रहे भाई आप बिहार के सीएम बनो। भाई यहाँ मनोज तिवारी जी, मैं देख रहा हूँ ना मनोज तिवारी जी के प्लेटफॉर्म देख रहा हूँ, जन्मभूमि, अपनी जन्मभूमि याद आती है, हर किसी को याद आती है। वो जितना अच्छा खेला बिहार में कर सकते हैं, शायद दिल्ली में तो उन्होंने करके देख लिया। एक बार दिल्ली के अध्यक्ष बने, क्या किया। और एक तरफ टिप्पणी भी नजर आ रही है, एक तरफ आप अच्छा भी करना चाहते हैं। इसको समीकरण में जोड़ेंगे ना। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति जहाँ का है वहाँ बहुत अच्छा काम कर सकता है। अभी आपने मुझसे कहा विदुड़ी जी के लिए, तो इन्हें वहाँ का सीएम बना देंगे। आपको ये जानकारी मिलती कहाँ से? बड़ी खुफिया जानकारी निकाल के लाते हैं और डालते भी हैं कि भाई मुझे सूत्रों से हवाला दो। सूत्र तो बता। सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा कि मैं किसी का स्पोक पर्सन नहीं हूँ, किसी भी पार्टी का स्पोक पर्सन नहीं हूँ। मैं दिल की बातें सुनता हूँ और दिल की बातें कहता हूँ। दिल की बातें कर रहे हैं या सूत्र बताते हैं? सूत्र दिल तो नहीं है।
ये ऐसा नहीं है, हम लोग सब आप बोलते भी ऐसा है कि सूत्रों से पता लगाया था, सूत्र ऐसा तो नहीं कि सूत्र ही आपका दिल हो। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए 11,000 की लाइनें गांधी रोड से हटी थी, मैं उनके पास गया श्रीधर जी के पास, मैंने कहा श्रीधर जी 11,000 की लाइनें हटवा लो, मौका है, क्योंकि भीषम शर्मा के सामने एक बार फ्री में 11,000 की लाइनें हट रही थी, फिर वही 25 लाख में हटने लगी, फिर साहब सिंह चौहान के सामने 50 लाख। एक बात आप ये भी कह रहे हैं कि केजरीवाल मोदी जी की हत्या करवाना चाहते हैं, ये तो बहुत बड़ी नहीं, नहीं आरोप नहीं, तो खुल्लम खुल्ला खुद केजरीवाल ने, आपको पता ही नहीं चला केजरीवाल ने क्या कहा कि मोदी जी तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ये आपने सुना है? दूसरा जन्म का मतलब क्या होता है? वो खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि तुम्हें मरना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है कि इस जन्म में आप नहीं जीत पाएंगे। ये कोई बात नहीं कहने की जो उसने कहा। मैं बताता हूँ, इसको खुद बताता है, इन्होंने 10 करोड़ फर्जी वोटर पूरे हिंदुस्तान के अंदर बन चुकी थी, जिनको सुरक्षा एजेंसियों ने काटा, और उसको पता था कि दिल्ली, अच्छा आपको पता हार जीत कितने वोटिंग से हुई है? 1,96,000 वोट कम मिले, 2.5% वोट। मैं टोटल बता रहा हूँ, 1,96,000 वोट कम मिले अरविंद केजरीवाल को। और दिल्ली में फर्जी वोट न जाने कई लाख थे जो काटे गए हैं। अगर वो कई लाख उन्हीं वोटों को तो उछला था अरविंद केजरीवाल को अपना वोट बैंक पता था कि ये मेरी वोट है ही पक्की, और जो फर्जी वोट है, फर्जी वोटों का तो आरोप अरविंद केजरीवाल खुद भाजपा को लगा रहा है। नहीं, कटे हुए पे क्यों लगाएगा? वो तो कटवाई है, फोटो आई हुई है, परवेश वर्मा जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी बहुत सारी वोटें फर्जी हैं। बाद में तो ऐसे ही चलता है, बाद में तो आरोप लगते हैं। यहाँ तो आरोप है। फिर अब अगली पोस्ट भी आपकी एक बड़ी अजीब से रही कि क्या आप जानते हैं दिल्ली की सुरक्षा की किसने की, जिसने 10 करोड़ फेक आईडियो को कैंसिल किया? जय मेरे देश सुरक्षा कर्मियों। जी सुरक्षा कर्मियों ने 10 करोड़ फैक्ट है, 10 करोड़ फेक आईडी। मैंने अभी बताया ना आपको, अभी मैं पीछे बोला मैंने 10 करोड़ 1 अरब 40 करोड़ तो दिल्ली की नहीं कह रहा मैं, मैंने दिल्ली का नहीं कहा, मैंने पूरे भारत का कहा है। दिल्ली की तो 2.5 करोड़ ही आबादी है। हाँ, मैंने पूरे भारत में 10 करोड़ फेक आइडिया जो बनी। फेक आइडिया का मतलब क्या समझते हो? फेक का मतलब होता है कि ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा था। मैं मानता हूं, चलो मेरा अगर आलंकन गलत है, परंतु फेक आइडिया कटी है ना। और दूसरा बात मैं आपसे पूछना चाहूँ, पन्नू से किसने लिए? 10 लाख डॉलर पन्नू से किसने लिए? वो कोई बता सकता है? सारी दुनिया को पता, अमेरिका जाके केजरीवाल ने लिए। उसका डिटेल है किसी के पास? नहीं है। तो आपके पास है टोटल डिटेल है, तो आप एक बार थोड़ा शेयर कर देगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। शेयर मैंने कर दिया। पन्नू से 10 लाख डॉलर लिए गए हैं, और बोलना और उसको ऑथेंटिक करना, ऑथेंटिक करने, देखिए ऑथेंटिक भी हो जाएगा। अब एजेंसियां रहेंगी, ऑथेंटिक ही करेंगी। एक आदमी जिसको आज तक कोई आदमी इतना सपोर्टेडली नहीं बोलता, इतने हाई रिस्क नहीं लेके बोलता था कि मैं ये कर दूंगा, मैं। हाँ, इसने एक आकर दिल्ली में एक चीज तो बहुत अच्छी की, इसने बता दिया गया कि कैसे लोगों को फ्री दिया जा सकता है और कैसे लोगों से लिया जा सकता है। ये तो इसने दिखा दिया। तो फ्री तो भाजपा भी देगी अब तो मजबूरी है देना, ये तो देना मजबूरी है। क्योंकि जब भाजपा जब पहले से राशन बांट रही है, और भी न जाने तो हमारे जो हम जो टैक्स पेयर आदमी है, हमें भी कुछ सोचना चाहिए, देश हित में, सुरक्षा में हमें भी सोचना चाहिए। जो गरीब है, गरीब को मिले वो चीज। कांग्रेस के टाइम में न जाने कितने फर्जी राशन कार्ड कटे, आपको भी पता है। जो सरकारी नौकरी वाले थे वो भी राशन ले रहे थे, जिनके पास घरों में पैसे के अंबार लगे पड़े थे वो भी राशन ले रहे थे। तो ये चीजें भी इन पर ध्यान दिया जाएगा। अभी जैसे अभी आपको पता होगा, स्वाति मालीवाल ने लिया था 55,000 के करीब मकान बने हुए हैं ना, 10 साल से बने हुए हैं प्रधानमंत्री के, जो गरीबों को देने है वो कैसे। ये बहुत सारी चीजें, इन पे विचार करने का हम लोगों के पास, और मंथन करने के बाद हम लोगों के पास, आप लोगों के पास, सबका पास। आपसे भी आपका मन के सूत्र जान लेते हैं कि आप किसको केजरीवाल की सीट पर आप किसको देख रहे हैं? परवेश वर्मा जी हैं। अच्छा, एक बात, अगला सवाल, क्या परवेश वर्मा जी अब शीश महल में नहीं रहेंगे? मुझे तो लगता है शीश महल को म्यूजियम बना देना चाहिए, क्योंकि शीश महल एक ऐसा मुद्दा रहा है कि शीश महल अगर म्यूजियम बन जाए, है तो वो सीएम हाउस ना, दिल्ली का जो सीएम होगा रहेगा तो उसी घर में। देखिए, ये सारी चीजें एक ऐसी चीज है, सबको सही में सारी बातें हैं, ये कटाक्ष है, ये मेरे मन की बात है कि आज सत्ता काबिज हुई, अभी तक वो शीश महल था, अब वो मंदिर बन जाएगा मेरे ख्याल से। अब उस पर लोग जाके अपनी माथा टेकेंगे, राजनीति की एक सर्वोच्च पद के लिए अब हम लोग आप लोग पहुंचेंगे और वहां गुलदस्ता बांटते नजर आएंगे। शीश महल नहीं रहेगा। जैन साहब, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी। शीश महल क्यों बना ये पूछ सकते हैं आप मुझसे, जगह तो वो आज भी वही है, पर शीश महल क्यों बना ये मालूम कर सकते हैं आप मुझसे। उसने बना लिया, उसके पास सत्ता थी,
उसने बना लिया सत्ता का उसका गलत उपयोग से उसको आज खामियाजा भोगना पड़ा, क्या सत्ता पे नहीं है। लेकिन मैंने कहा जो बना के गया वो तो नहीं भोग पाया, लेकिन अब जो पीसीएम बनेगा वो जरूर भोगेगा। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, शीशमहल क्यों है वो, ये सुन लें, फैक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अरविंद केजरीवाल एक रेडीमेड कमीज पहनकर, एक बिना प्रेस की चप्पल, हवाई चप्पल, हवाई चप्पल पहनकर आया। आज भी देखी मैंने उसकी फोटो। उसने ये दिखाया कि मैं लोकल आदमी हूँ, आम आदमी हूँ, आम आदमी। और उसने अगर एक आम आदमी, आज मैं कह रहा हूं कि मैं एक आम आदमी और मैं कोई भी खास चीज करता हूं तो वो खास चीज गिनी जाएगी, क्योंकि मैं चिल्ला चिल्ला कह रहा कि मैं आम आदमी हूं, मैं आम आदमी हूं। या तो मैं ये ना कहूं कि मैं आम आदमी हूं, और जब आम आदमी कुछ खास करता है तो वही चीज गिनती में आती है। क्या परिभाषा है आम आदमी का, खास आदमी? कोई परिभाषा नहीं है, बनाने की परिभाषा है, हम बनाते हैं। मैं कहूंगा कि आज के बाद में झूठ नहीं बोलूंगा। जो रोटी खाए नमक से वो आम आदमी हो गया, उसको नहीं खाने का कहते पनीर रोटी खा ले। मैं कहूं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कह रहा हूं ना इस बात को, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये मैंने तुमसे कब कहा कि तुम झूठ मत बोलो, परंतु तुमने एक झूठ को एक खास चीज बना दिया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ऐसे आम आदमी ने उसने कहा अरे ये तो चीज, ये तो जनरल चीज है, एसी जनरल चीज है, गाड़ी जनरल चीज है, पर्दे लगाए तो जनरल चीज है, परंतु तुमने ये क्यों कहा कि मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, तो उससे वो शीशमहल बना। अच्छा, अब इसका मतलब वो शीशमहल, अब वो शीशमहल नहीं रहा, अब वो आम घर है। शीशमहल वो कल भी था, शीशमहल वो आज भी है, परंतु जो व्यक्ति इसके अंदर जाएगा वो क्या दिखाना चाहता है उससे पता चल जाएगा। अरे एक बात बताइए, क्या अरविंद केजरीवाल एसी में नहीं रहेंगे? आज भी एसी में रहेंगे। क्या अरविंद केजरीवाल आज अरे अरविंद केजरीवाल को पता है आपको 2 पेंशन मिलेंगी। अरविंद केजरीवाल ने 2 पेंशन तो आरटीसी की भी करवा दी है, एक मुख्यमंत्री की करवा दी, और मुख्यमंत्री की जीवन भर सुरक्षा चलेगी। वो तो अब भी अगर वो कहता है कि मैं आम आदमी, तो ये सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है वो। अरविंद केजरीवाल ना तो कल आम था ना आज आम है, बल्कि अब तो पका हुआ आम हो गया। उसके साथ अभी भी सुरक्षा चलेगी। वो दिल्ली का एक सिटिंग एमएलए के साथ साथ सिटिंग मुख्यमंत्री रहा है, और वो गरिमा का पद है, तो गरिमा के पद को कभी ऐसे धूमिल नहीं किया जाता। मुख्यमंत्री, उसने ये आम आदमी को बदनाम किया अरविंद केजरीवाल, मेरा ये मानना है। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी को कि मैं आम आदमी, ये क्या आम आदमी ऐसे होता है कि मुख्यमंत्री बन गया, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं वैगन आर में चलूंगा? क्यों? आम आदमी की इच्छा नहीं होती कि मैं नई गाड़ी खरीदूं, आम आदमी की इच्छा नहीं होती कि मैं एसी लूं। उसने आम आदमी को तो गरीब दिखा दिया, उसने आम आदमी को जलील किया, उसने आम आदमी को बेइज्जत किया। मैं उसके खिलाफ हूं, इस बात के खिलाफ हूं। चलो, ये एक बहुत अच्छी बात लगी कि आम आदमी भी अपने सपने संजोता है और मेहनत करता है, और जीवन भर मेहनत करने के बाद उन सपनों को पूरा भी करता है। और ये सपने अच्छा घर और अच्छी गाड़ी और अच्छे कपड़े ही होते हैं। और यदि कोई आदमी ये कहे कि मैं आम आदमी हूं और अपना पूरा जीवन इन चीजों को त्याग कर अपना जीवन यापन करूंगा, तो वो आम नहीं, वो त्यागी और सन्यासी कहलाया जा सकता है। तो ये भी एक बड़ी बात है कि आम आदमी की परिभाषा जो आम आदमी पार्टी ने दी, वो कहीं ना कहीं एक गरीब को गाली के सपनों को सजोने की जो ताकत, उसका जो मोटिवेशन है, उसको कम करता है। और हम नहीं चाहते, हर आदमी का अपना एक विश्वास है। दूसरी बात, सत्ता पर काबिज अब जो भाजपा है, कौन होगा सीएम, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, सत्ता पर बन जाने के बाद, काबिज हो जाने के बाद जनता की जो आशाएं हैं, वो जनता की आशाओं पर खरा उतरना ये रहा आसान नहीं हो।